हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 3 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट 3 का आज हमारा है डे 4। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस इसमें पढ़ ली हैं, जिसमें हमने समाज, समुदाय और संस्थाएं पूरा कवर कर लिया है, वो भी नोट्स के साथ। तो आज की वीडियो हमारा यूनिट 3 का डे 4 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संघ। संघ को बोलते हैं समिति। तो जिसमें आप देखिए समिति का अर्थ। गिलिन ने लिखा है कि समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है। गिलिन एक विद्वान है जिन्होंने कहा है कि समिति यानी संघ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप है जो किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित होता है। तो गिलिन का कहना है कि जो समिति है मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए या उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है तथा कुछ मान्य या अनुमोदित कार्य प्रणालियों एवं व्यवहारों द्वारा संगठित होता है। तो आगे गिलिन कहते हैं कि या तो कुछ मान्य या अनुमोदित कार्य प्रणालियां एवं व्यवहारों द्वारा ये संगठित होता है। क्या संगठित होता है? समिति। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, धार्मिक संघ, श्रमिक संघ आदि समिति कहे जाएंगे। तो ये उदाहरण के लिए यहाँ पे वो कहते हैं कि परिवार हो गया या राज्य, धार्मिक संघ, श्रमिक संघ आदि क्या कहे जाएंगे? आदि समिति कहे जाएंगे। तो हमने समिति का अर्थ तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। बोगार्डस ये एक विद्वान है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं समिति पर। समिति प्रायः किसी उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करता है। तो इनका कहना है कि समिति जो है एक किसी भी उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करता है, यानी मनुष्य मिलके, व्यक्ति मिलके समिति बनाते हैं और किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो लोग मिलकर कार्य करते हैं। मैकाइवर तथा पेज ये भी विद्वान है जिनका नाम आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं हमारे समाजशास्त्र के सब्जेक्ट में। ये कहते हैं कि किसी एक या अनेक समान स्वार्थों की, ये समान है, समाज नहीं समान, किसी एक या अनेक समान स्वार्थों की प्राप्ति के लिए संगठित समूह को समिति कहते हैं। तो मैकाइवर तथा पेज का कहना है कि किसी एक या अनेक समान स्वार्थों की प्राप्ति के लिए, यानी कि एक से ज्यादा समान स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए जब मनुष्य मिलकर एक समूह बनाते हैं, वो लोग संगठित होते हैं, तो उसको समिति कहते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समिति क्या है, स्पष्ट कीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए। तो आप लोग इसको इजीली लिख सकते हैं, अपना ओवर रिव्यू दे दीजिएगा कि समिति क्या है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद आप 2 विद्वानों की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं समिति की विशेषताएं। सो स्टूडेंट, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आ सकते हैं कि समिति क्या है, स्पष्ट कीजिए, समिति स्पष्ट कीजिए, समिति की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो समिति का अर्थ लिखकर, परिभाषा लिखकर आप उसकी विशेषताएं लिख दीजिएगा, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए आगे क्या है। पहला पॉइंट है समिति की विशेषताओं में मनुष्यों का समूह। समिति का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह से होता है। तो समिति का निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 के व्यक्तियों के समूह से। समूह का मतलब ग्रुप से। एक अकेला व्यक्ति समिति नहीं बना सकता। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं तभी समिति बनती है। जिनमें संगठन होता है। संगठन का मतलब वो लोग मिलते हैं, संगठन करते हैं। संगठन होने का आधार उद्देश्यों की समानता है। जब वो लोग, देखिए, जब भी वो लोग एक समिति बनाएंगे तो क्या है कि उनके सोच विचार, उनके व्यवहार सब मिलने चाहिए, उनको मिलके कार्य करना चाहिए। अगर वो लोग समिति बनाकर एक दूसरे से भेदभाव करेंगे तो उनके उद्देश्यों में समानता नहीं आ पाएगी। इसलिए उनको मिलकर रहना होगा, तभी वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएंगे। तो समिति की विशेषताओं में दूसरा टॉपिक है निश्चित उद्देश्य। ये हेडिंग है। किसी भी समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्यों का होना आवश्यक है। देखिए स्टूडेंट, ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक समिति को बनाने के लिए उसका उद्देश्य बहुत जरूरी है। बिना उद्देश्य से कोई भी समिति नहीं बन सकती। अगर उद्देश्य न हो तो व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए तत्पर नहीं होंगे। जब उद्देश्य ही नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए तत्पर नहीं होंगे, तैयार नहीं होंगे।
और नई समिति का निर्माण होगा। जब मनुष्य उसके लिए तैयार ही नहीं होंगे कि इसका तो कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर समिति का निर्माण करना असंभव हो जाएगा। इसलिए हर समिति का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पारस्परिक सहयोग। समिति अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती है। तो समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके पर्पस हैं, उसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करती है। क्योंकि जब तक वो रूल नहीं बनेगा उसमें, वो उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग होना अति आवश्यक है। सहयोग का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जितने भी व्यक्ति समिति के अंदर हैं, संगठित हुए, उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग की जागरूकता होनी चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, सोच विचार मिलकर करना चाहिए, उनके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, तभी वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है मूर्त संगठन। समिति एक मूर्त संगठन है। सो स्टूडेंट, मूर्त संगठन का मतलब कि ये दिखाई देने वाली है। जब हमने समाज पढ़ा था तो समाज क्या है? अमूर्त है, लेकिन समिति क्या है? मूर्त है। इसे कभी भी और किसी के भी द्वारा देखा जा सकता है। क्या हम समाज को देख सकते थे? नहीं ना। हमने जब भी समाज पढ़ा है तो पढ़ा है कि समाज में क्या है? अमूर्त है, इसकी क्रियाएं, घटनाएं सब अमूर्त है, मगर समिति मूर्त है। तो इनके समिति और समाज के बीच में ये एक डिफरेंस बन जाता है स्टूडेंट, जो आपको ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी बातें। पांचवा पॉइंट है ऐच्छिक सदस्यता। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब होता है स्टूडेंट की ऑप्शनल होती है। इसमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर जोर दबाव नहीं किया जा सकता कि तुम समिति के सदस्य बनो। उसकी मर्जी होगी तो वो बनेगा, नहीं होगी तो उस पर जबरदस्ती दबाव नहीं डाला जा सकता। कोई भी व्यक्ति उस समय तक किसी समिति का सदस्य रह सकता है। किसी भी समिति की सदस्यता व्यक्ति के लिए बंधकारी नहीं है। देखिए, मैंने बताया आपको कि उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम समिति के सदस्य मेंबर बनो। जब उसकी मर्जी होगी तो वो बनेगा, जब चाहे वो उसको वहां से निकल भी सकता है। वह किसी भी समय उसकी सदस्यता को त्याग पत्र दे सकता है, यानी कि वो छोड़ भी सकता है। मर्जी होगी तो रहेगा, नहीं होगी तो वो निकल भी सकता है। तो ये थी समिति की विशेषताएं जो आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एग्जाम में तो ये सारी चीजें पूछती हैं। डिफरेंस पूछता है या फिर समानताएं पूछता है, असमानताएं पूछता है। तो देखिए समिति और समुदाय में समानताएं। जो समिति है हम अभी पढ़ रहे हैं और समुदाय हम पढ़ चुके हैं। हमारे यूनिट 3 की डे 2 की वीडियो में हमने समुदाय पढ़ा है। तो देखिए, अगर एग्जाम में पूछ दे कि समिति और समुदाय में समानताएं स्पष्ट कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। समिति मनुष्यों का समूह है, समुदाय मनुष्यों का समूह है। क्या हुआ? दोनों में चीजें सेम है। समिति भी मनुष्यों के ही ग्रुप से बनती है और समुदाय भी मनुष्यों के ग्रुप से ही बनता है। दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट, समिति मूर्त रूप है, समुदाय भी मूर्त रूप है। दोनों सेम है, दोनों दिखती हैं, इनको देखा जा सकता है क्योंकि ये बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है सहयोग की भावना एक आवश्यक तत्व है। इसमें हमने अभी पढ़ा है कि इसमें सहयोग की भावना होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सहयोग की भावना अत्यंत आवश्यक है और इसमें भी सहयोग की भावना होना बहुत ही जरूरी है। स्टूडेंट देखिए, जब भी एग्जाम में ना ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, जो डिफरेंस होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, डिफरेंस तो पूछा जाता है। तो ये डिफरेंस नहीं है, इनके बीच समानताएं हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब इनके बीच हम असमानताएं देख लेते हैं। ये चीजें तो इनमें सेम हो गई कि समिति और समुदाय में ये सारी चीजें सेम ही हो गई। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो दोनों में अलग है, डिफरेंस है, असमानताएं हैं? तो समिति और समुदाय में असमानताएं का मतलब हुआ है स्टूडेंट कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो पहला है इसका निर्माण किया जाता है, इसका विकास होता है। निर्माण का मतलब ये हुआ है स्टूडेंट कि इसको बनाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है। और समुदाय का विकास होता है, इसका विकास मतलब जब समुदाय को बनाया जाता है तो धीरे धीरे जाके समुदाय का विकास हो जाता है, वो जब आगे बढ़ता है। तो दूसरा पॉइंट है समिति की विचार पूर्वक स्थापना की जाती है। समुदाय की स्थापना नहीं होती बल्कि स्वतः जन्म होता है। तो समिति का सोच विचार करके पहले सोचा विचारा जाता है, उसके बाद इसकी स्थापना की जाती है, इसको बनाया जाता है।
और समुदाय की स्थापना नहीं होती बल्कि स्वतः ये इसका जन्म होता है। तीसरा पॉइंट है समिति समुदाय की तुलना में अस्थायी है। समुदाय स्थायी होता है, समिति अस्थायी का मतलब है कि मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि इसकी जो सदस्यता है, मेंबरशिप है इसकी, वो ऐच्छिक है, जब चाहे रहें जब चाहे निकल जाएं। और समुदाय अस्थायी होता है, इसका निश्चित भूभाग होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो जब चाहे निकल जाएं, जब चाहे उसमें चले जाएं। तो इनके बीच ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट की। आई होप कि आपको समिति और समुदाय में समानताएं और असमानताएं समझ में आ गई होंगी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने पढ़ा समिति का अर्थ, इसकी विशेषताएं और समुदाय के साथ इसकी क्या समानताएं हैं और इसका क्या अंतर है। तो ये हमारा था यूनिट 3 का डे 4। तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा सामाजिक समूह, जो कि हमारा यूनिट 3 का डे 5 का वीडियो होगा। तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।